दोस्तों ये अनुराग पाठक की बुक 12th फेल का 7th पार्ट है। इससे पहले मैं 6 पार्ट्स डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपको नरेशन अब तक पसंद आया है। ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मनोज जब बस स्टैंड पर रो रहा था तो उस वक्त एसटीडी वाला उसके पास भागता हुआ आया और बोला, मनोज तुम्हारा ही नाम है? बोला हाँ। हरिद्वार से तुम्हारे लिए किसी लड़की का फ़ोन है। वो समझ गया ये श्रद्धा का ही फ़ोन है। वो अपनी भीगी आंखें लेकर एसटीडी बूथ पर पहुंचा, टेलीफोन हाथ में उठाया और फ़ोन पर फिर से श्रद्धा थी। इस बार वो बोली, मनोज ये सब क्या है? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुमको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस का पेपर था, कैसा गया? मनोज डर गया कि अब वो क्या बोले। उसने सच सच बता दिया, ये कभी इससे झूठ नहीं बोलता कि इंग्लिश के पेपर में टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर लिखा है। थोड़ी देर तक श्रद्धा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली। उसको समझा कर बोली, मनोज ये वक्त पढ़ाई का है, पढ़ाई पर ध्यान देने का, ये सब करने का नहीं है। तुम क्या सोचकर यहाँ पर चले आए? तुमको मेंस के एग्ज़ाम्स देने को तो मिले, सबको नहीं मिलते। तुम आधे में छोड़ा है। तुम अपनी कमियों को दूर करने के बजाय अल्मोड़ा चले आए। कैसे कुछ करोगे अपनी लाइफ में? मनोज के पास बोलने को कुछ नहीं था, वो चुपचाप सुनता रहा। जब उसकी बात खत्म हो गई तो उसने फ़ोन रख दिया और वापस ग्वालियर आकर पढ़ने लगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब 3 महीने बचे थे। उस वक्त इसने अपनी डायरी में श्रद्धा के लिए लिखा कि मैं तुम्हारी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा। फिर सुबह 11 बजे के आसपास मनोज और पांडे ने तय किया आज तो 7-8 घंटे जमकर पढ़ाई करेंगे। वहीं पास के कमरे में अविनाश, नवल और गुप्ता भी पढ़ रहे थे। तभी नीचे एसटीडी पर योगिता का फ़ोन आता है। योगिता का फ़ोन आया, उसने बोला कि मैं पीली कोठी में तुमसे मिलने आ रही हूँ। बस यहाँ पर खेल खत्म। पांडे की दिन भर की पढ़ाई का आइडिया पीछे छूट गया। सिर्फ देखने के लिए हिस्ट्री की बुक सामने खुली पड़ी थी, मन तो लग नहीं रहा था। वो बस योगिता का इंतजार कर रहा था। भूत की तरह पीली कोठी में यहाँ वहाँ घूम रहा था। टाइम काटना था उसे, बस क्या करे। नवल भल्ला के पास चला गया, कमरे में जाकर खड़ा हो गया, लेकिन नवल ने उसे कोई भाव नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे वो आंखों से ही बोल रहा था, अब क्या सर पे ही खड़ा रहेगा। पांडे समझ गया कि ये मुझे भेजना चाह रहा है। वो खुद ही चला गया, नवल को गालियां देता हुआ। जैसे तैसे टाइम काटने के बाद शाम के 5 बजे योगिता वहाँ पर आई और बोलती है, सॉरी लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है, कार्ड देने आई हूँ, तुम लोगों को ज़रूर आना है। अब 5 घंटों का इंतज़ार करने के बाद 5 मिनट के लिए योगिता आई थी, लेकिन पांडे के लिए इतना ही बहुत था कि कम से कम आई तो सही। पलंग पर लेट गया, फिर से किताब खोली, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। उसने योगिता की दीदी का कार्ड उठाया और ढंग से उसको पढ़ लिया बारीकी से। उसके बाद फिर से उसने रेडियो चालू कर लिया, मोहब्बत फिल्म का गाना चला लिया। अब गाने की आवाज़ बहुत लाउड थी। पास के कमरे में नवल डिस्टर्ब हो रहा था। पांडे के कमरे में जाकर उसने मनोज से कहा, आवाज़ कम कर लो थोड़ी सी। अब नवल इतना बोल के जब वापस चला गया तो पांडे पीछे से बोलता है, एक्टिंग करता है, एक्टिंग, पढ़ने की एक्टिंग करता है ये। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? गाने से कोई डिस्टर्ब होता है? गाना चलता है तो हमें जोश आता है, जोश पढ़ाई करने में। अब मनोज के पैसे खत्म हो गए थे तो उसने कहा, पापा गाँव आए हुए हैं, तो वो वापस गाँव चला गया। बस से उतरते ही उससे विष्णु और भल्ले मिल गए। अब विष्णु क्या, स्कूल टीचर बन गया था। उसने मनोज को देखते ही कहा, क्यों भाई, कब तक बनेगा डेप्यूटी कलेक्टर? बड़ा टाइम हो गया तो शहर में रहते, इतने साल हो गए यार। मनोज बोला, बन जाऊंगा। उससे उम्मीद नहीं थी गांव आते उसको ताने सुनने को मिलेंगे। विष्णु को लग रहा था ये सिर्फ मजे मस्ती करने के लिए गया है ग्वालियर में, शहर की हवा लग गई है तो है। भल्ले भी उसे देखते ही बोला, मूछे काय काट ली, चश्मा लगाए लो, मोए तो लक्षण ठीक ना लग रहे। मुझे लग रहा है मोड़ी फंसा ली तूने ग्वालियर में। देखिए भैया, नाक ना कटा दिए गाँव की। ये सोचने लगा कितना गंदा बोलते हैं यहाँ पे लोग। फिर घर जाकर फादर से मुलाकात हुई। उनसे पैसे की बात करता उससे पहले ही वो बोलने लगे, मेरे फिर से ट्रांसफ़र कर बुझा रहे हैं, देख कैसे करते हैं, सबकी खाट खड़ी कर दूंगा। ये चीज़ देख के मनोज को समझ आ गया कि इसके फादर कभी भी फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। तो पहली बार उसने अपने फादर के सामने हाथ जोड़कर बोला, पापा कुछ टाइम और रुक जाओ, मेरी पढ़ाई चल रही है, शायद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली जाना पड़ेगा, पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो सुनने वाले थे या किसी की? इससे समझाया कि प्रीलिम्स तो ग्वालियर से हो जाएगी, लेकिन मेंस के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। आखिर वो माँ से ही पैसे लिए उसने और वापस ग्वालियर आ गया। अब ग्वालियर आकर इसको योगिता की दीदी की शादी में जाना था दोस्तों के साथ में। तो अविनाश ने क्या किया, लाल रंग की मारुति कार वो अपने साथ में ले आया और ये 3-4 जने बैठ करके चले गए वहाँ पर। अविनाश तो बस खाना खाने जा रहा था। पांडे को लगा मारुति लेके जा रहे हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो भी लाल रंग की। अब शादी में योगिता बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आहा, पांडे की आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपनी पसंद पर प्राउड फील कर रहा था और अविनाश को कोनी मारते हुए बोला, देख देख। तो अविनाश बोला, अबे मैं खाने आया हूँ यहाँ पे। वो प्लेट भर कर लेके आया, बोला, पांडे ये मटर पनीर बहुत अच्छा है, खा के देख। खाएगो? लेकिन अपनी प्लेट में लेके आइए, मैं ना खिलाऊंगा।
लेकिन पांडे की भूख प्यास सब मर चुकी थी। वो तो बस हंसकर मेहमानों से बात करते हुए योगिता को देखे जा रहा था। देख मनोज कितनी खुश है। मनोज बोला शायद तुझे देखकर खुश है। वहाँ दूसरी तरफ अविनाश, काफी दिनों से इसने दही बड़ा नहीं खाया था, तो दही बड़ा मुंह में रखकर पांडे से बोलता है, पांडे मस्त है, खा के देख यार, खाएगो। पांडे बोला तू ठूस ले पहले। पांडे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि उसके पार्टी में आने की वजह से योगिता इतनी खुश है। अविनाश को हंसी आ रही थी, लेकिन उसके मुंह में चावल भरे हुए थे, वो हंस नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो बोला, पांडे आंखें फूट गई है क्या तेरी? तेरे लिए नहीं, वहाँ पे देख काले कोट में लंबा सा हैंडसम लड़का खड़ा है, उसको देख देख के हंस रही है वो। अब मनोज ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि हाँ कोई लंबा सा लड़का खड़ा तो है, उससे हंस हंस की बातें कर रही है। लेकिन पांडे अभी भी नहीं मारा, ये कंफर्म करूंगा। तो अविनाश बोला, मान या मत मान, तू बेकार में बीच में कूद रहा है। तो मनोज पांडे को बोला, रुक, मुझे अपने तरीके से पता लगाने दे। ये योगिता के पास में गया और योगिता से बोला, चलो योगिता हम लोग चलते हैं। फिर उस लंबे से लड़के से इसने हाथ मिलाया, मेरा नाम मनोज है। तो वहाँ पे पता चला कि वो लड़का इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो तो चला गया, लेकिन पीछे से मनोज बोलता है, एक बार कंफर्म करने के लिए, योगिता इंग्लैंड जाकर हमको भूल मत जाना। बस इतनी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और पांडे का यहाँ पर दिल टूट गया। पांडे समझ गया, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता योगिता उसको भूल जाए या नहीं भूले। अब सारे दोस्तों में सन्नाटा, योगिता भी चली गई और जाते जाते उसने पांडे के चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। हद हो गई। अविनाश बोला, चल पांडे, ऐसे चलेगा या खाना खा के चलेगा? भूख तो लगी होगी ना, अब तो पीली गोटी में खाना भी नहीं मिलेगा। अरे पढ़ ले, जितना पढ़ाई को अपनाएगा उतना तुझे देगी, लात नहीं मारेगी कभी। पांडे को भूख नहीं लगी थी, वो बस लुट चुका था, उसका प्यार लुट चुका था। लेकिन फिर भी उसने खाना तो खाया, क्योंकि पीली गोटी में खाना नहीं मिलेगा। उसका रोने का मन कर रहा था। कार इन्होंने ली, कार में बैठे बैठे अविनाश ने कहा, भाइयों ये कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्यार एक मीठा जहर होता है, तो उससे शुरू में ही हाथ जोड़ लो, वो जहर जान लेके ही मानता है। ये दोनों सुन रहे थे खुली आंखें खुले कानों से, और ये बोले जा रहा था, ये आशिक जो होते कुत्ते होते हैं, कुत्ते। पांडे उसे खुली आंखों से देख रहा था, आगे वाली सीट पर बैठा। ये मुझे कुत्ता बोल रहा है। अब तक जो आंसू पांडे ने रोक रखे थे वो बाहर आ गए। वो कार चलाते हुए अविनाश पर गिर गया, लिपट कर रोने लगा। तू सही बोल लो है, मैं कुत्तो ही हूँ। अविनाश को कार चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो बोला, पांडे साइड हट, ठुक जाएगी। एक लड़की से तो हाथ धो बैठो है, अब जान से भी दो बैठेगो। पीछे वाली सीट पर मनोज बैठा था, जोर जोर से गाने गा रहा था। इतने जोर से, इतना भद्दा गा रहा था कि चलती कार के बाहर उसे लोग देख रहे थे। तीनों पीली गोटी में वापस पहुंचे। पांडे के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने रेडियो पर वापस गाना चला लिया। इस बार सोनी सोनी नहीं, इस बार जो गाना चलाया वो था, और पलंग पर लेटकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब जो इन लोगों ने सिविल्स की प्रीलिम्स दी थी उसका रिजल्ट आया। उसमें इन दोनों आशिकों का, पांडे और मनोज, दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो क्लियर हुई नहीं। और अविनाश और नवल दोनों की क्लियर हो चुकी थी। नवल को फिर लगा कि ये ताना मारने का अच्छा मौका है। वो पांडे के पास आया और बोला, ऐश्वर्या राय ने फेल करवा दिया। तो पांडे बोला, कौन? बोला, वही सोनी सोनी अखियों वाली, जिसकी वजह से तुम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए पांडे। नवल ने बोला, मैं तुम्हारे साथ अब टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। वो दिल्ली चला गया अविनाश के साथ में, और ये दोनों यहीं पर रह गए। पांडे का तो पता नहीं, लेकिन मनोज को एक बात जरूर समझ में आ गई थी कि हर साल एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले साल अगर तुम सक्सेस हो गए तो इसका मतलब ये नहीं ये साल भी तुम्हारी सक्सेस वो पिछली वाली काम आ जाएगी, तुम प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। उसकी नहीं हुई, ये बात समझ में आ गई। लोग तो यही कहेंगे ना, पिछली वाली प्रीलिम्स जो दी थी वो एक तुक्का थी। अब आंखों के सामने यूपी मेंस के एग्जाम्स थे, जिसकी डेट अभी आई नहीं थी। अब क्या करें? फिर उसे श्रद्धा की याद आने लगी। वो पीली कोठी की छत पर बैठा डूबते हुए सूरज को देख रहा था, श्रद्धा की याद में। पांडे जो अभी बदल चुका था, वो उसके पास आया और उसको समझाते हुए बोला, ये प्यार तुझे बर्बाद कर देगा दोस्त। लेकिन मनोज को प्यार पर अभी भरोसा था। वो बोल रहा था, ये प्यार नहीं, मेरी भक्ति है जो मुझे शक्ति देती है। फिर पांडे बोलता है, चल त्यागी जी के घर चलते हैं, त्यागी जी से बात करके मोटिवेशन मिलता है। जैसे ही वो गए, वो किताब पढ़ रहे थे लेटकर, वो फिर से हंसकर उन्होंने इन्वाइट किया। त्यागी जी हंसकर ही इन्वाइट करते थे। वो बोला, कैसे चल रही है पढ़ाई बच्चों? तो यहाँ पर मनोज कुछ बोले उससे पहले ही पांडे बोला, पढ़ाई कहाँ चल रही है, भक्ति चल रही है आजकल तो। त्यागी जी ने पूछा, किसकी? तो पांडे बोला, श्रद्धा नाम की एक लड़की की। मनोज देखता रह गया, ये पांडे कभी नहीं सुधरेगा। बस अपनी इतनी बात बोलकर वो मुंह खोलकर त्यागी जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, भाग जाए यहाँ से। कुछ बोलिए त्यागी जी, कुछ बोलिए, क्या हुआ, आपको भी कभी प्यार हुआ है? तो त्यागी जी बोले, अब तो बढ़ा गई होगी, हंसकर बोले। इसके बाद त्यागी जी ने प्यार का एक पॉजिटिव साइड दोनों लड़कों को दिखाया। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि त्यागी इतना अच्छे से प्यार को एक्सप्लेन करेंगे। मनोज तो उनकी बात से एग्री हो गया, लेकिन पांडे बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अब उसकी योग्यता तो उसको छोड़ के जा चुकी थी। दोनों वापस पीली कोठी आ गए
और आखिर बहुत दिनों बाद मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को फ़ोन लगाया। तो फ़ोन पर श्रद्धा बोलती है कि मेरा वापस दिल्ली जाना होगा। तो वो भी सिविल्स के लिए तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाना चाहता दिल्ली, तो ये सही मौका था, वो भी चला गया दिल्ली पांडे के साथ में। फिर से वही मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग, सामने वाला पार्क, श्रद्धा का इंतज़ार, और सारे दोस्त वहीं पर थे। इसके सारे के सारे दोस्त वहीं पर आ गए। गुप्ता भी वहीं आ गया, श्रद्धा भी आ गई। समय का पहिया एक बार फिर से घूमा और फिर से उसकी नज़रें श्रद्धा को ढूंढती रही। एक दिन श्रद्धा दिखाई दी, लाल कलर के सूट में आ रही थी। बहुत देर तक दोनों में शांति बनी रही और आखिरकार उसने मनोज से पूछा, कैसे हो? बोला, ठीक हूँ, फिर आना हो गया दिल्ली, देख लो। शाम को दोनों साथ में हिंदी लिटरेचर पढ़ते थे 2 घंटे के लिए, और इसके बाद मनोज उसे छोड़ने के लिए जाता था। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम श्रद्धा के साथ गुजारने लगा तो पांडे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोल पड़ा, ये चालाक लड़की है, तुझसे बस अपना काम निकलवा रही है, तुझे पढ़ने नहीं देगी। लेकिन उस पर पांडे की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो श्रद्धा के साथ घूमता रहा। वो इंग्लिश में हेल्प करने लगी इसकी, मनोज की। मनोज को एपीजे अब्दुल कलाम की बुक खरीद कर दी, जो वो खरीद नहीं सकता था, गिफ्ट कर दी। घर लौटा तो वो बुक उसने पांडे को दिखाई। पांडे बोला, ओहो, तेरे लिए किताब बहुत ज़रूरी है, हाँ, तेरी घर की भुखमरी नहीं। अब इस बात पर मनोज से रहा नहीं गया। इस बात पर मनोज भी बोल पड़ा कि जब तक तेरी योगिता के साथ में थी तब तक तो तू बहुत सपोर्ट कर रहा था, अब क्या हो गया? इस बात में दोनों में लड़ाई होने लगी और गुस्से में पांडे ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कमरा खाली कर दिया उसने। अपना सूटकेस उठाया, किताबें डाली, कपड़े भरे, दीवार पर लगे फंडामेंटल राइट्स के पेज को उखाड़ा और कहा, यहाँ लगा लेना अपनी महबूबा की तस्वीर, वो ही पास करवाएगी तुझे। वो चला गया और इसी के साथ पूरे कमरे का किराए का बोझ अब मनोज पर आ गया। अब एक दिन इसके कमरे पर अविनाश और नवल भागते हुए आते हैं। कहते हैं कि गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ये लोग गए तीनों के तीनों उसको छुड़वाने के लिए। वो शराब पी रहा था और पुलिस वालों से झगड़ गया, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो गुप्ता घबराया हुआ स्टूल पर बैठा था। जब ये तीनों जने वहाँ पर पहुँचे, हवलदार उसे डांट रहा था, बनाओ तेरे ऊपर केस, बोल बनाओ, ज़्यादा धमकी देनी आ रही है तेरे को। तो ये सब गुप्ता को सुनने को मिल रहा था। मनोज जब वहाँ पर पहुँचा तो घबरा गया। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया हवलदार साहब? अब हवलदार ने देखा कि 3 दोस्त इसके बचाने आए हैं इसको, तो बोला, एक तो शराब पी रहा था, ऊपर से धमकी दे रहा है, झूठी धमकी दे रहा है। अब इन तीनों ने जैसे तैसे करके गुप्ता को छुड़वाया। गुप्ता का गुस्सा चढ़ गया था। वापस आकर वो बोला, उस हवलदार को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है, आईपीएस बनूंगा और उस हवलदार को सस्पेंड करवाऊंगा। कि इस बकवास बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर पांडे और मनोज में अभी कोई बात नहीं हो रही थी। मनोज को उम्मीद थी कि अब घर से पैसे आएंगे हर महीने, तभी जाके उसके कमरे का किराया पूरा पड़ेगा। तो उसने क्या किया, फ़ोन लगाया पापा को। तभी पता चला पापा तो सस्पेंड हो गए एक बार फिर से। तो अब कहाँ से आएंगे उसके पास पैसे? श्रद्धा उसके पास आई कमरे पर, सारी बात हुई इन दोनों के बीच में। इसका मतलब अब ये है कि तुम्हें खुद ही नौकरी करनी पड़ेगी अब दिल्ली में रहने के लिए। खाने का तो बंदोबस्त हो गया था, इसने आसपास के लड़कों से बात कर ली थी, ये उनके लिए खाना बना देगा, ये खुद बना देगा खाना। अब किराए के लिए पैसे चाहिए थे, एक रूम पार्टनर भी चाहिए था, वो भी उसे मिल गया, लेकिन अब किराया देगा कैसे ये? फिर ये तरह तरह की कोचिंगों में जाकर काम ढूंढने लगा खुद के लिए, श्रद्धा के साथ जाके। काम इसे मिल नहीं रहा था, किसी काम में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, किसी में इसकी सिविल्स क्लियर मांग रहे थे। अब एक दिन से ढूंढते इसने श्रद्धा को कमरे पर छोड़ा और लौटने लगा तो देखा बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी हुई थी। एक बंगला था, तो वहाँ पर एक लड़का कारों को साफ़ कर रहा था। मनोज ने पूछा, ए भाई, तुझे ये कारों को साफ़ करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने बोला, क्यों बताऊँ? मनोज बोला, अजीब आदमी है यार। वो बंगले पर गया, घंटी बजाई काम मांगने के लिए, तो कुत्ते भौंकने लगे। वो 2 कदम पीछे हट गया तो एक लेडी बाहर आई। क्या चाहिए भैया? बोला, मैं कार साफ़ करने का काम करता हूँ, काम चाहिए था, क्या आप मुझे दोगे काम? तो बोलती है, भैया नहीं चाहिए अभी तो, वैसे हमारा ड्राइवर साफ़ करता है, हमने ये लड़का आज ही रखा है। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है। वो निराश होकर जाने लगा, वापस जाने लगा तो पीछे से वो कार धोने वाला लड़का चिल्ला कर बोलता है, सुनो मैडम तुम्हें बुला रही है। वापस गेट पर पहुंचा तो लेडी बोली, भैया हमारे पास एक काम है, शाम के टाइम पर 2 घंटे के लिए हमारे कुत्ते को घुमाने का काम है, बोलो कर सकोगे? मनोज ने आज से पहले इस टाइप का काम सोचा नहीं था कभी भी। एक कुत्ते घुमाने का भी कोई काम हो सकता है क्या, जिसके लिए उसे 800 रुपये मिल रहे थे? लेकिन बड़ा अजीब काम था। उसके साथ के लोग, साथ के दोस्त और श्रद्धा क्या सोचेंगे कि वो कुत्ता घुमा रहा है। 500 रुपये एडवांस उसको मिल गए और वो लग गया कुत्ता घुमाने में। अब जैसे तैसे करके इसको पैसे तो कमाने थे, लेकिन मन में बस एक ही बात थी कि इसके दोस्त क्या सोचेंगे, श्रद्धा क्या सोचेगी कि उसका मनोज कुत्ते घुमाने का काम करता है। अब रोज़ बिना किसी को बताए कुत्ता घुमाने लगा। ये ऐसे एरिया में जाता था जहाँ आसपास उसे कोई ना देख पाए। कुछ दिन तो अच्छी चलती रही गाड़ी,
लेकिन एक दिन जिसका डर था वही हुआ। ये कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में इसको श्रद्धा मिल गई। जब उसने देखा कि इसके हाथ में 2 डॉग्स थे जिनको ये टहला रहा था, तो श्रद्धा ने सीधा सीधा पूछ लिया, डॉग्स किसके हैं मनोज? मनोज को खुद पर शर्म आ रही थी। वो कहे तो क्या कहे, वो झूठ तो बोल नहीं पाया, बता दिया कि उसे यही काम मिला है। अब अपनी बात खत्म करके वो श्रद्धा के रिएक्शन का इंतज़ार करने लग गया। उसे लग रहा था ये अभी गुस्सा हो गई है, पता नहीं क्या बोलेगी। 1 मिनट तक वो कुछ नहीं बोली, खुद को कंट्रोल किया और बोली, मनोज एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मनोज डरते हुए बोला, बोलो। दोस्तों इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।